Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 7, chapter 2, History, New Kings and Kingdom. आज हमारा चैप्टर जो है वो क्लास 7 के लिए है, चैप्टर 2, हिस्ट्री, न्यू किंग्स एंड किंगडम. हम इस चैप्टर में आज जानेंगे कि किस तरह से 8th सेंचुरी में जो वहाँ के जो राजा थे वो अपनी पावर को किस तरीके से बढ़ाना चाह रहे थे और जो नई नई डायनेस्टियाँ थी उन्होंने अपनी पावर को किस तरह से गेन किया. उसी से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्री पार्टीज. तो ट्री पार्टीज क्या था, ऐसी कौन सी पार्टियां थीं जो ट्री पार्टीज में इन्वॉल्व थी. तो ट्री पार्टीज जानने के लिए हमें पहले कुछ थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाना होगा. ट्री पार्टीज का मतलब होता है त्रिगुटीय. अब ये त्रिगुटीय था क्या, यानी तीन गुट में रहने वाले. तो तीन गुट कौन कौन से थे. पहला था गुर्जर एंड प्रतिहार, जो कि गुजरात और राजस्थान का एरिया कवर करते थे, और जो राष्ट्रकूट थे वो महाराष्ट्र का एरिया करते थे. दूसरे जो थे वो राजपूत डायनेस्टी थी जो महाराष्ट्र का एरिया कवर करते थे, और जो तीसरी डायनेस्टी थी वो पाल डायनेस्टी थी जो कि वेस्ट बंगाल का एरिया कवर करते थे. अब इनका स्ट्रगल क्या था, इसको ट्री पार्टीज स्ट्रगल क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं. ड्यूरिंग द 780 कॉमन एरा टू 910 कॉमन एरा, the parties involved in the tri-party struggle were the ruler belonging to the Gurjar, Pratihar, Rashtrakoot and Pal dynasty who fought for the control over Kannauj. Because there were three parties in this long drawn conflict, historians often describe it as the tri-party struggle. The control over Kannauj meant the control whole of Gangetic Valley. Moreover, the region was very fertile and situated on an important trade route. तो ट्री पार्टी समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें एक डिटेल थोड़ी सी इसकी देखनी होगी. कि देखिए, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार जो थे वो गुजरात और राजस्थान का एरिया कवर करते थे, और जो राष्ट्रकूट थे वो महाराष्ट्र का एरिया कवर करते थे, और जो पाल डायनेस्टी थे वो वेस्ट बंगाल का एरिया कवर करते थे. अब ये जो बीच का एरिया है ये था कन्नौज. तो कन्नौज का जो एरिया था ये पाल डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों इस एरिया पर अपना कब्जा करना चाहते थे. क्यों? क्योंकि ये जो था ये कोस्टल प्लेन था और ये समुंदर के किनारे बसा हुआ एक ऐसा एरिया था जिससे कि इनके ट्रेड रूट और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. तो ये तीनों ग्रुप अपनी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे थे, कन्नौज पे कब्जा करना चाह रहे थे. तो इस स्ट्रगल को बोला जाता है ट्री पार्टीज स्ट्रगल. हाउ डिड द राष्ट्रकूटास बिकेम पावरफुल. अब यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है कि नई एक डायनेस्टी आती है जिसका नाम था राष्ट्रकूटास. हाउ डिड राष्ट्रकूटास बिकेम पावरफुल. अब राष्ट्रकूट जो थे वो किस तरीके से अपने आप को पावरफुल बनाना चाह रहे थे. इन मिड 8th सेंचुरी, दाटेन दुर्गा राष्ट्रकूट चिफ ओवरथ्रू हिज चालुक्य overlord and perform a ritual called Hiranyagarbha. When this ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought to lead to the rebirth of sacrifice as Kshatriya, even if he was not Kshatriya by birth. In this way, the Rashtrakutas became powerful. यहाँ क्या होता है, राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने अपने आप को ब्राह्मणास के साथ इंक्लूड कर लिया. जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी कोई वॉर होती थी तो वो अपने आप को क्या करने लगे, जैसे कि रिचुअल परफॉर्म करने लगे. वॉर होने से पहले, युद्ध होने से पहले एक यज्ञ और हवन होता था, तो वो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करने लगे. और यहाँ ये जाना जाने लगा लोगों के ज़रिए कि ये जो राष्ट्रकूटास हैं ये बाई बर्थ तो क्षत्रिय नहीं है, पर ये आने वाले टाइम में क्षत्रिय बन जाएंगे. तो इन्होंने भी अपने आप को रेफर करना शुरू कर दिया एज ए क्षत्रिय, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणास के साथ मिलकर क्या किया, रिचुअल परफॉर्म किए, ये यज्ञों में जाना शुरू किया. और इन्होंने जब कोई वॉर पे जाता था तो एक यज्ञ का परफॉर्म ये कराते थे. तो ऐसे ही करते करते इन्होंने अपने आप को क्षत्रियों के साथ खुद को वॉर में इंक्लूड करना शुरू कर दिया, वॉर में इंगेज करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इन्होंने अपनी पावर को गेन कर लिया और ये अपने आप को रेफर करने लगे कि अब हम भी क्षत्रिय हैं. What did the new dynasties do to gain acceptance? जो नई डायनेस्टियाँ थीं उन लोगों ने किस तरीके से कोशिश की कि हम लोगों की नज़रों में आए, लोग हमें जाने. तो देखिए, इसके लिए बाय द 7th सेंचुरी देयर वाज अ बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर्स chief in different regions of subcontinents. Existing king often acknowledged them as their subordinates or samantas. They were accepted to bring gift for their king or overlords
be present at their court and provide them with military support. As Samantas gained power and wealth, they declared themselves to be Mahasamantya, Mahamandaleshwara, the great lord of a region, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस. जो नई डायनेस्टी है वो किस तरीके से उन्होंने ये मतलब किस तरीके से वो लोगों की नज़रों में आई, उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया. तो 7वीं शताब्दी में 7th सेंचुरी में क्या हुआ, जो वहाँ के सामंत थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने क्या किया, राजाओं को सपोर्ट करना शुरू कर दिया. दे वर एक्सेप्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग और ओवरलॉर्ड. वो किंग को गिफ्ट करने लगे और जो किंग की आर्मी थी उसको सपोर्ट करने लगे. यानी कि अगर कभी कोई पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी तो वो एक तरीके से पूरा उन्होंने आर्मी को सपोर्ट किया. तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने धीरे धीरे राजा का जो एक कॉन्फिडेंस था, राजा का जो ट्रस्ट था वो जीत लिया और धीरे धीरे अपने एरिया को कवर करना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने आप को रेफ़र करना शुरू कर दिया कि वो महासामंता हैं और महामंडलेश्वर हैं, यानी द ग्रेट लॉर्ड ऑफ रीजन. यानी उस एरिया के जहाँ से उनको किंग सपोर्ट, अब जब वो किंग को सपोर्ट करेंगे तो किंग उनको भी सपोर्ट करेगा. तो किंग ने क्या कर दिया, उनको एक पूरा एरिया दे दिया और वहाँ से उनको एक नाम दे दिया कि आप महामंडलेश्वर हो, यानी कि द ग्रेट लॉर्ड ऑफ रीजन. वो उसी एरिया के एक पूरे ग्रेट लॉर्ड बन गए और वहाँ से लोगों से टैक्स वसूल कर कर राजा को देने लगे. तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ से धीरे धीरे वो नई डायनेस्टियाँ बनने लगी. जब उन्होंने राजा के लिए काम किया और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़े, दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड. जब उन्होंने अपनी पावर को बढ़ा लिया तब उन्होंने अपने छोटे से रीजन पे क्या करा कि अब हम इंडिपेंडेंस हैं और हम अपनी डायनेस्टी के साथ हम अलग अपना एक राजपाट बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4, What were the qualification necessary to become a member of committees of Sabha in चोल एम्पायर. देखिए चोल जो एक साम्राज्य था, जो चोला एक साम्राज्य था, उसमें जाने के लिए, उसमें जो एक राजा था वो बनने के लिए क्या एक ज़रूरत, क्या एक मतलब एक आवश्यकता होती थी, क्या नीड्स होती थी. द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू बिकम अ मेंबर ऑफ कमेटी टू सभा इन चोला एम्पायर वॉज एज फॉलो. ओनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू वर कलेक्टेड शुड हैव हैड ओन होम्स. जो ओनर था, जो लैंडलॉर्ड था, वो सारा टैक्स वसूल करना जानता हो. शुड हैव बीन ऑफ एज बिटवीन 35 एंड 70 ईयर. उसकी एज कम से कम 35 से 70 साल के बीच की होनी चाहिए. मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वेदास. उसको वेदों का पूरा ज्ञान होना चाहिए, यानी कितने वेद हैं उसको पूरी वेदों की जानकारी होनी चाहिए. मस्ट बी ऑनेस्ट एंड वेल वर्स्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर. उसको बहुत ज़्यादा ईमानदार होना चाहिए और राजपाट एडमिनिस्ट्रेटिव पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए. सो आज जो हमारा ये चैप्टर है, आज जो हमारे टॉपिक थे, हमने एज ए इंट्रोडक्शन ये जानने की कोशिश की कि पाल डायनेस्टी क्या कर रही थी, राष्ट्रकूट क्या कर रहे थे, गुर्जर प्रतिहार क्या कर रहे थे, है ना, और चोल एम्पायर क्या, चोल जो डायनेस्टी वो क्या कर रही थी, और नई नई डायनेस्टियाँ किस तरीके से गेन हो रही थी. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से मुस्लिम रूलर इंडिया में आए और उन्होंने कैसे इंडिया पर अटैक किया और धीरे धीरे कैसे मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटिव उन्होंने इस्टेब्लिश किया. तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए कि किस तरीके से मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिया में आना शुरू हुआ और मुस्लिम रूलर जो है इंडिया में आए और मुस्लिम जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो इंडिया में किस तरीके से इस्टेब्लिश हुआ. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो. गुड बाय एंड थैंक यू एंड टेक केयर.